सकते। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन अकॉर्डिंग टू द E इक्वल टू एच न्यू प्लांक कांस्टेंट पे। एच प्लांक कांस्टेंट हुआ, E एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी बेस पे काम करती है कि उस पे जो सनलाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो डाला जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है ये भी आपने पढ़ा है। EMR जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी का एक फॉर्म है जिसमें सभी प्रकार की जितने भी हैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो है उसमें समाहित रहती है, ये भी आपने पढ़ा है। अब उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट द विजुअल ओनली द स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब किसी एक पार्ट को उठा लिया जाए, जैसे हम विजुअल लाइट की बात कर रहे हैं, जैसे हमें कोई चीजें जिस प्रकाश में दिखाई दे रही हैं सभी, तो वो दृश्य प्रकाश है। तो टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन से आ रही है उनमें से केवल एक पोर्शन है विजुअल का। कौन सा वाला, जो 400 नैनोमीटर से लेकर जिसकी वेवलेंथ 800 नैनोमीटर के बीच की है ना। 8000 हाँ, आप एंगस्ट्रॉम में 4000 से 8000 लिख लेंगे इनके बीच की। तो केवल यही वाली अपन को दिखाई दे रही है, बाकी की दिखाई नहीं दे रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनी दो चीज से है, किसके से, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ये वाली इस तरीके से जा रही है, एक ऊपर और नीचे जा रही है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रम। सबने पढ़ा है कि जब किसी प्रिज्म से जब आप श्वेत प्रकाश को गुजार देते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, और इसी कंटिन्यूअस जो रंगों का विभक्त है, टूटना है, वही क्या होता है, BIVGYUR, उसी सतत प्रकाश को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे जी सर, जैसे मान ले कोई लाइट किसी भी मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी जो है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तो वो क्यों नहीं बदलती? बाकी की चाल बदल जाती है। हाँ, चाल बदल जाती है और लेंथ का बदल जाता है, मतलब और वेवलेंथ बदल जाती है। तो फ्रीक्वेंसी में ऐसा क्या फैक्टर है जो नहीं बदलती वो? अब ये तो नहीं हमें पता, लेकिन ये पता है कि नहीं बदलती, इतना तो पता है, लेकिन इतना डीप नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग है, 2 बॉन्ड हो गए, उसकी वैल्यू बढ़ गई। ट्रिपल बॉन्ड है, उससे वैल्यू बढ़ गई। पहले 2800, 3000, 3300, एक आइडिया लग गया। क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे तब उसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे बढ़ती हैं और क्यों क्या होता है। अब देखिए, डबल बॉन्ड O, जैसे CHO फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ते, CHO, कीटोन पढ़ते, COOH पढ़ते, इनमें सब में C डबल बॉन्ड O है। एल्डिहाइड में फ्रीक्वेंसी जो है वो 1720 से 1740, कीटोन में 1725, कार्बोक्सिलिक एसिड की 1700 से 1725, एस्टर की 1730 से लेकर 1750, एमाइड की 1640 से लेकर 1700, और सबसे ज्यादा एनहाइड्राइड की। हमें पता है वैल्यू याद नहीं हो पाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक आइडिया लगाया जा सकता है। उस चीज को समझना हम क्या कह रहे हैं कि सभी कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, और जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो उसकी कहानी 1680 से शुरू होकर 1800 तक जाएगी। सबसे कम एमाइड की होती है जिसमें CONH2 होता है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा उसकी होती है जिसमें एनहाइड्राइड ग्रुप होता है, और इसके बीच एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, वो सब बीच में ही फंस जाते हैं।
दूसरी एक आती है सी सिंगल बॉन्ड O, एल्कोहल में भी होता है, ईथर में भी होता है, एस्टर में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। एक छोटी सी आती है 1100 से लेकर 1300 के बीच में। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा OH और NH। एल्कोहल का जो फ्री होता है वो 3600 से 3650, और जो एमीन है प्राइमरी या सेकेंडरी का, ये जिसमें स्ट्रेचिंग 3100 से 3500, ये 3600 से 3650 और ये 3500 बिल्कुल वहीं सटीक मिलेगी। बस इतना फर्क है कि अल्कोहल की बनी होगी तो पी कैसी आएगी, चौड़ी, और एमीन की आएगी तो उसकी पतली आएगी। इतना फर्क है, बनेगी बिल्कुल वही है। ये कुछ वैल्यू थी। अब लास्ट टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये रहा। जैसे हम लोग लोलक में पढ़ते सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वैसे ही न्यू इक्वल टू, सॉरी न्यू बार लग गया, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एफ अपॉन न्यू। यानी कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, फोर्स कांस्टेंट के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रिड्यूस्ड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी जो दी गई, अब कैसे प्रभावित होंगी वो बात समझेंगे। जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसे CCl3COOH, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। दूसरा है एसिटिक एसिड CH3COOH, और तीसरा है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसका H, इसका H, इसका H ऐसे हटाए कह रहे हैं। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में जो OH समूह है वो एसिटिक एसिड और अल्कोहल की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी पे आता है। ये क्यों? क्योंकि क्लोरीन के प्रभाव के कारण OH बंध दुर्बल हो जाता है। ये खींचता है तो बॉन्ड कैसा हो जाता है, वीक। इसका बॉन्ड वीक हो जाएगा तो H जल्दी निकल जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे एक बात समझ में आई कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी वहां पे घट जाएगी। इतनी बात केवल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या फर्क पड़ेगा? सी सिंगल बॉन्ड H 2850 से 2950, N सिंगल बॉन्ड H इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी 3300 से 3500, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी 3600। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। यहां क्या पड़ा, -I बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी। मॉलिक्यूलर वेट पे आते हैं। सी सिंगल बॉन्ड H 2850 है, सी सिंगल बॉन्ड D 2200 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ड्यूटेरियम का 2, भार बढ़ा, वैल्यू घट गई। OH 3600, OD 2600, भार बढ़ा, कम हो गई। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां क्या आप देख सकते, HCl, HBr, HI ये दिए गए तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। H तो सब में कॉमन है, I का सबसे ज्यादा मास, Br का, Cl का, फ्लोरीन का। तो क्या होता है फॉर्मूला, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एफ अपॉन न्यू। ये रिड्यूस मास है, तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, इसलिए HI का सबसे कम है। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आइए 1 मिनट एक स्पेक्ट्रा और समझ लेते, फिर बढ़ते आगे। बेंजाल्डिहाइड सब जानते,
बेंजीन की रिंग पे होता है CHO। इससे पता क्या क्या चल रहा है, इस ग्राफ में देख के पता क्या चल रहा है। देखो CHO ग्रुप है, ये 1600 और ये 1700 के बीच में आई, 1600 1800 के बीच में कितने पे डली, 1700। 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक एल्डिहाइड की स्ट्रेचिंग आती है। ये लो, हर एक बेंजीन रिंग में H होगा, C से H होगा, C से H है, कह रहे हैं 2800 पे होगा। ऐसे पता किया जाता है स्ट्रक्चर देख के कि ये वाली पीक किसकी है। अब IR से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि IR से कैसे आप विभेद कर सकते, देखना। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन और CH3 CH2OH। बड़ा सिंपल है, क्योंकि इन दोनों को आप IR से कैसे बता सकते। देखो कीटोन में C डबल बॉन्ड O है, इसमें C डबल बॉन्ड O नहीं है। C डबल बॉन्ड O लगभग 1700 पे दिखाएगा, जबकि इथेनॉल में ऐसा कोई बैंड नहीं आएगा। दूसरी बात, इसमें कोई अल्कोहल एक बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला 3400 से 3200 दिखाई देता है, अगर फ्री होता तो 3600 दिखाई देता। ऐसे ही मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, सब लोग बताएंगे। CH3COOH और CH3OH, इन दोनों को आप IR से कैसे अलग कर सकते, कैसे बता सकते हैं कि अगर दोनों सैंपल लिए जाएं तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सैंपल एस्टिक एसिड का और ये सैंपल एल्कोहल का है। बताइए, आप सबसे क्वेश्चन है। नहीं आ रहा है क्या? तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे इसकी। यही तो बताना है सर। एक आइडिया लगाना है कि यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लिखा जाएगा। इसमें कीटोन नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कीटोन नहीं है। और सर कीटोन जहाँ होता है वहां 1700 के करीब आती है। दूसरी बात, इसमें अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल है, यस। तो दोनों की एक पीक कॉमन है जो लगभग 3500 पे आएगी, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे। ये चीज होती है। इन्होंने कैसे किया, एस्टिक एसिड और मीथेनॉल कह रहे हैं, एस्टिक एसिड मीथेनॉल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, लेकिन एस्टिक एसिड में ये बैंड 3000 पे नजर आएगा, लेकिन उसमें ज्यादा पे आएगा। दूसरी एग्जांपल बताया था, बीच में CO है, एक 1700 पे भी नजर आएगी, लेकिन एल्कोहल में 1700 पे ऐसी कोई नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट है इथाइल एल्कोहल और डाई ईथर, CH3 CH2OH इथाइल एल्कोहल हो गया, और C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 डाई इथाइल ईथर हो गया। इथाइल एल्कोहल में O सिंगल बॉन्ड H बंद के कारण एक, फिर से देखिए ये जो OH है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण 3200 से 3400 पे दिखाई देगी, जबकि ऐसी इसमें कोई नहीं आएगी। ये पहचान है, ऐसे पहचान लिया जाता है। करने वाले की अपेक्षा वो स्ट्रेचिंग करने की अपेक्षा बेंडिंग करना सरल है। स्ट्रेचिंग में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, बेंडिंग में कम एनर्जी की जरूरत है। बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी बात आइडिया लग गई। अगला आता है, अगला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। वो तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, जैसे किसी भी उड़ते हुए पक्षी की स्वतंत्रता की कोटि 3, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कर सकता है,
ऐसे ही वाइब्रेशन की बात जब आएगी तो वाइब्रेशन कैसे कैसे कितने तरीके से कर पाएगा। टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस ट्रांजिशनल प्लस रोटेशन, तीनों जोड़ दो। निकालना क्या है हमें, वाइब्रेशन। टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 3n इक्वल टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 3 प्लस 2। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालना है तो 3n माइनस 5 लगेगा। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। और नॉन लीनियर अगर मॉलिक्यूल है तो 3n माइनस 6 लगाएंगे। देखिए पहला एग्जांपल, उन्होंने कहा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम CO2 के लिए बताइए। पहले देखिए ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, तो CO2 तो ऐसे बनता है, लीनियर है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस 5 लगेगा। 3 इंटू n माने नंबर ऑफ एटम्स, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 3 माइनस 5, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेंगे। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने का मतलब CO2 जो है वो 4 तरीके से वाइब्रेशन दिखा सकता है। ऐसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऐसे हो सकता है। ये इधर को जाए, ये इधर को जाए। हो सकता है कि दोनों एक ही तरफ को जाएं। अब इसमें दो सम्मिलित हो जाएंगे, या तो दोनों बाहर को जाएं या दोनों अंदर को आए, सेम होगी कहानी। दोनों या तो उधर को जाएं या दोनों इधर को जाएं, एक ही बात है। इसमें ये वाला प्लेन के ऊपर जाए, ये वाला प्लेन के नीचे जाए, इसी का उल्टा कर लेंगे, एक नीचे जाए दूसरा ऊपर जाए, सेम कहानी। अब एक प्लेन के बाहर आए, एक प्लेन के अंदर जाए, एक प्लस एक माइनस। ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जो कह रहे हैं 4 हैं, इसका मतलब यही है कि CO2 का मॉलिक्यूल 4 तरीके से अपने बॉन्ड को दाएं बाएं कर सकता है। बताएं क्या इतनी बात समझ आई सबको? N2 हुआ तो लगाएंगे 3 इंटू n की वैल्यू N2, 2 नाइट्रोजन है, एक दो ना 6, 6 में से है एक है। क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके और कोई तरीके हैं नहीं बनने के। HCl बदल सकता है, 3n माइनस 5 लगाओगे, इसकी जगह पे 2 लगाओगे, इसकी जगह भी यही 3 दूनी 6 माइनस 1 आ गई। तो कौन सा IR एक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड IR एक्टिव होगा जिसमें डायपोल मूवमेंट चेंज होता हुआ नजर आएगा? उसमें ये एक पहचान है, ये सॉल्यूशन है नीचे। जो लीनियर होगा 3n माइनस 5 लगा होगा, जो नॉन लीनियर होगा उसके लिए 6 लगा होगा, जो लीनियर है उसके लिए 5 लगा होगा। बस डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक कर सकते हैं। अगला आता है अणुओं में होने वाले स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन पर IR स्पेक्ट्रा का प्रभाव। अधिकांश कार्बनिक, जी पीछे बैक करिएगा। 5 होगा तो क्या होगा? लीनियर। जैसे I3 सिंगल नेगेटिव है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए 3n माइनस 5 लगाइएगा। 3 इंटू 3 आयोडीन है, 3 लगाएंगे, माइनस 5 6 3 3 9 माइनस 5 इक्वल टू 4।
और अगर नॉन लीनियर है तो 3n-6। अब इन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग हो रही है तो जो IR स्पेक्ट्रा बनेगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अधिकांश कार्बनिक यौगिक में स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण उनके IR स्पेक्ट्रम में बैंड या पीक प्राप्त होते हैं, जो अलग अलग बैंड अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं। जैसे एक एल्कोहल आपने ले लिया जिसमें C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H की बेंडिंग हो रही है। बेंड कैसे हो सकता है? बेंड में मुड़ना है, रॉकिंग, सीजरिंग, बैगिंग, ट्विस्टिंग। स्ट्रेच सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, OH सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ऐसे हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जो बेंडिंग है उसमें एनर्जी कम लगेगी, स्ट्रेचिंग में ज्यादा लगेगी। बंध जितना ही प्रबल होगा उसकी अवशोषण आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। सामान्यतः स्पेक्ट्रम की सबसे शार्प पीक स्ट्रेचिंग के द्वारा प्राप्त होती है। कुछ और भी पॉइंट पढ़ेंगे अभी। एक वर्ड आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप रीजन। यहाँ डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या है, और पूछा जाता है फिंगरप्रिंट रीजन क्या है। तो 1300 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक के जो बीच की दूरी है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन होगी। फंक्शनल ग्रुप एक निश्चित आवृत्ति की ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा उससे प्राप्त होने वाली बैंड भी एक निश्चित प्राप्त होती है। अभी बताएंगे क्या है। दूसरा आता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। आपने अभी फंक्शनल ग्रुप रीजन पढ़ा 1300 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, और फिंगरप्रिंट रीजन पढ़िए 667 से लेकर 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ये फिंगरप्रिंट रीजन क्या है? समान फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह होने पर भी दो कार्बनिक यौगिक आवश्यक नहीं है कि वो एक जैसे हों। जैसे दो समान दिखने वाले व्यक्तियों के उंगलियों के निशान समान नहीं होते हैं, ऐसे यौगिकों की पहचान फिंगरप्रिंट रीजन से प्राप्त स्पेक्ट्रम से की जाती है। यहाँ केवल यही पूछेंगे कि फिंगरप्रिंट रीजन कहां से कहां तक होता है, फिंगरप्रिंट रीजन क्यों यूज करते हैं। कंपाउंड का कंफर्मेशन करने के लिए। फिंगरप्रिंट रीजन में यौगिक का जो स्पेक्ट्रम निकालते हैं वो ज्ञात स्पेक्ट्रम से मिलान किया जाता है, जिससे यौगिक की पहचान हो जाती है कि इसमें कौन सा है। अब जो पूरी कहानी चल रही थी वो लास्ट में क्या लिखा था, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बैंड निम्न प्रकार हैं। एक सेकेंड, यस ये है ना। कैसे बैंड कैसे पता चलेगी? अगर आपके पास एल्केन है C सिंगल बॉन्ड H एल्केन, तो C सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच होगा, तनेगा, तो वो कहां अवशोषण दिखाएगा? 3000 से लेकर 2850। अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे दो जगह से। एक तो वैल्यू कितनी है, दूसरा उसे अफेक्ट कौन करता है। दूसरी बात, एल्केन का जो C सिंगल बॉन्ड H है वो 3000 पे स्ट्रेच करता है। दूसरा, एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो वाला स्ट्रेच करता है, देखना जरा, 2800 से 3000, 3000 से 3100। एल्कीन के बाद आती है एल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन की स्ट्रेच जो है वो 3300 पे। ध्यान देना, एल्केन का सबसे कम, डबल बॉन्ड बड़ा, स्ट्रॉन्ग बड़ी, स्ट्रेंथ बड़ी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बड़ी, इसकी 3300 हो गई। 2800 से 3000, 3000 से 3100, 3300 सीधी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कुछ जो हम वैल्यू बोल रहे हैं? आपने कुछ एक बार पहले पढ़ा तो होगा, कोई सुना है?
तो 7 रंगों का क्रम एक ऐसा विन्यास है जिसमें वेवलेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया जाता है। अब ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कई बार पूछ लेते हैं कि किस जो कौन सी रेज ऐसी है जिसका लैम्डा वेवलेंथ ज्यादा होगा और किसकी वेवलेंथ कम होगी। हाँ, इस तरीके से, क्योंकि E इक्वल टू तो है एच न्यू और न्यू इक्वल टू क्या है सी अपॉन लैम्डा। तो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। जी। तो जहां पे वेवलेंथ ज्यादा रहेगी वहां पे फ्रिक्वेंसी कम रहेगी और एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो एनर्जी कम है, फ्रिक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। ये क्रम चलेगा, यही ऑर्डर ये रहा अपना। तो इसमें क्या है, फ्रिक्वेंसी हाई, एनर्जी हाई और वेवलेंथ इधर शॉर्ट इधर लॉन्ग, लैम्डा इधर ज्यादा। तो सबसे पहले एक्सरे। हाँ, इन्होंने केवल इतना ही दिखाया है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्मिक रेज है ना। कॉस्मिक जी। हाँ, गामा है। कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजुअल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये हो, तो कभी कभी तो ये ऑर्डर ही पूछ लेते हैं। तो रेडियो वेव्स जो वेवलेंथ है उनकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ इन्हीं की है। तो सबसे कम कॉस्मिक रेज की वो डिपेंड करेगा। अगर कॉस्मिक रेज नहीं है तो गामा रेज, नहीं है तो फिर एक्स रेज, यूवी, विजुअल, आईआर। तो ये तो ऑर्डर ही कभी कभी पूछ लेते हैं जी। और यही ऑर्डर ये बना हुआ है। अब बात आती है कि स्पेक्ट्रम होते हैं दो टाइप के। स्पेक्ट्रम अभी क्या था, किसी भी लाइट का जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो स्पेक्ट्रम है। एक इमिजन स्पेक्ट्रम हो सकता है, एक एब्जॉर्प्शन हो सकता है। कब नजर आएगा इमिजन, कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। जब वो इस लेवल से इस लेवल में आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी इमिट करके आएगा, निकाल के आएगा लोअर में आने के लिए, यहाँ से एनर्जी को रिलीज करेगा। यही स्पेक्ट्रम बनने वाला क्या कहलाएगा, इमिशन। इसी स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होती है जिसे इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर निर्भर करती है। स्पेक्ट्रम की प्रकृति पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और ये 3 प्रकार के होते हैं। जो उत्सर्जित निकल रही है वो वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे, दोनों पे डिपेंड कर रही। और क्या कह रहे हैं, जो उत्सर्जित हो रही है वो, और स्पेक्ट्रम की प्रकृति पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब स्पेक्ट्रम 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, अक्सर गैसेस में और वेपर्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी। इसमें चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं और इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें लाइमन बार्मन सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम जी। तो अक्सर पर्दे पे बनने वाली जो परत चमकीले जो लाइंस बनती हैं उसमें क्या होता है, उत्सर्जन वाले में एक दो तरीके का होता है। एक तो एब्जॉर्प्शन होता है, एक इमिशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन वाले में वहां गायब हो जाएंगी क्योंकि जो एब्जॉर्ब हो गई वो वहां दिखाई नहीं दे रही। और इमिशन वाले में वही चमकती हुई दिखाई देंगी। ये है। अच्छा, अब इसमें भी एक बैंड होता है। बैंड माने पट्टियां या धारियां हैं और लाइन भी पतली लाइन होती है। तो वो लाइन इतनी सटीक होती हैं, एक दूसरे के इतने पास होती हैं कि वो घना दिखाई देता है, उसका कलर चेंज होता चला जाता है लाइनिंग में, अलग 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 ऐसे समझ आती है। और जो बैंड होती हैं, पट्टियां होती हैं, उनकी थोड़ी बड़ी बड़ी पट्टी ऐसे दिखाई देती हैं, उनके बीच में गैप होता है। ऐसे थोड़े थोड़े एक करके गैप होता है उन सब में ऐसे।
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर प्रकाश की पट्टियां होती हैं। प्रत्येक पट्टी का किनारा तीक्ष्ण व चमकदार होता है तथा यह चमक धीरे धीरे दूसरे किनारे की तरफ कम होती जाती है। पट्टी के चमकदार तीक्ष्ण किनारे की पट्टी को शीर्ष कहते हैं। तो होते ही ये दोनों। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में इधर और इधर दोनों तरफ बोल्ड दिखाई देगा और बीच में फीका दिखाई देगा, ऐसे। बैंड स्पेक्ट्रम में बैंड यानी पट्टियां होती हैं। इनमें क्या है, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में सभी रंगों की तरंगदैर्घ्य उपस्थित रहती है तथा रंगों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है। ये जो बैंड्स बनी है वो लगातार बैंड्स होंगी, ये चीज है केवल। और जो बिल्कुल लाइंस दिखाई दे रही हैं, रंग उनमें भी कलर चेंज होंगे लेकिन गैप उनके बीच भी नहीं होगा। तो केवल जानना जरूरी है, क्वेश्चन इससे नहीं आता कभी भी। बैंड स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम में कोई गैप नहीं होता बस। नहीं, हाँ एकदम ऐसी बनी होंगी, ऐसे सीधे सीधे बैंड से बने होंगे। कॉन्टिन्यूअस में गैप होता है। अब उसमें भी डिपेंड करेगा किस बात पे है। जैसे कंटिन्यूअस इसका भी पार्ट होता है एब्जॉर्प्शन का। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो है लेकिन जहां पे एब्जॉर्ब हो गया वहीं की गायब हो जाएगी, वहीं गैप आ जाएगा, बीच की पट्टी दिखाई नहीं देगी। हाँ ठीक। यदि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देने वाले सोर्स और स्पेक्ट्रोमीटर के बीच में कोई पारदर्शी पदार्थ, चाहे ठोस रख दिया जाए, चाहे द्रव रख दी जाए, गैस रख दी जाए, तो स्पेक्ट्रम के कुछ भाग को अवशोषित कर लेगी जिसके कारण स्पेक्ट्रम में कुछ काली पट्टियां नजर आ जाती हैं। मतलब वहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा तो वो काली नजर आएगी, यह है। इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को उसका अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। बस इतना है। तो स्पेक्ट्रम में पट्टियां बनती हैं। अच्छा, कोई चीज जो इंपॉर्टेंट होगी या क्वेश्चन होगा वो हम बताएंगे, एक बार थ्योरी बहुत जरूरी है। अब बात आती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की, कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ, उस ईएमआर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं और क्यों करेंगे, बात ये है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रयोग करते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती, गलत लग गया, स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, वो बताएंगे। तो यूवी, आईआर, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज आप करते हैं। क्या क्या होगा, जैसे हमने बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते क्या है। जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, पहली बार तो किसी ने पता किया ही होगा। बार्नहाफ, ल्यूवेन भी बार्नहाफ थे साइंटिस्ट, उन्होंने चतुष्फलकी संरचना दी थी। तो इसके अंदर 4 अणु चतुष्फलकी कैसे प्रेजेंट है, किसी के अंदर कोई भी संरचना 4 के अंदर स्क्वायर प्लेनर ही कैसे है, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में डबल है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बॉन्ड वीक है, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि CH3 से जुड़े हुए 3H सिंगल बॉन्ड CH से 1 और डबल बॉन्ड से CH2 कि इसके पास 1, 2, 3, 4 और 2 6 हाइड्रोजन है। ये कैसे पता चलेगा कि ये 6 में से 3 हाइड्रोजन इसी के हैं, ये कैसे पता चलेगा कि अगला हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड से है। तो इन सब बातों के बारे में जो स्टडी किया जाता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है कि किसी भी परमाणु की आंतरिक संरचना कैसी होगी, उसके अंदर बॉन्ड कैसे होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी, चतुष्फलकीय है या स्क्वायर प्लेनर है, कैसे प्रेजेंट होगा, ये मेथड्स होते हैं। तो एक बार रीजन देख लें, पढ़ा हुआ था आपने ऑलरेडी। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, फार यूवी, फ्री यूवी, विजिबल आईआर, मिडल आईआर, फार आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव।
और इसी विजुअल में ही क्या है, VIVG/R वेवलेंथ यानी एनर्जी का टर्म। सबकी अपनी वेवलेंथ दे रखी है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ की है रेडियो वेव की। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, कॉस्मिक रेज की। कौन सा रीजन कहां पड़ रहा है, यूवी का 200 से 400 और विजुअल का 400 से 800 नैनोमीटर। उसके बाद IR पढ़ेंगे तो 25,000 से लेके यहाँ 2,500 से लेके 25,000 नैनोमीटर के बीच में। जो नियर IR पढ़ेंगे वो 800 से लेके 2,500 नैनोमीटर के बीच में। बस इतने अपना काम है कि विजुअल पता चल गया, दृश्य प्रकाश से 400 से 800 है, यूवी 200 से 400 है, IR 800 से लेके 2,500 और मिडल जो IR है जिसकी हमें स्टडी करनी है वो 2,500 से लेके 25,000 के बीच में है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी पहले से एक बार। एक तरंग के किन्हीं दो समीपवर्ती, आप जानते हैं उच्चेष्ट और निम्नष्ट के बीच की दूरी है, ये और ये, इन दोनों के बीच में हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में जितने दोलन हो जाते हैं या कितनी जो वेव्स हैं, कितनी तरंगें हैं पास हो जाती हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एक हर्ट्ज बराबर क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकंड। वेव नंबर क्या है, तो यहाँ बोला था कि एक सेकंड में कितनी वेव पार कर जाएंगी, और यहाँ कह रहे निर्वात में 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितने प्रति सेंटीमीटर जो तरंग लंबाई है, मतलब वेव लेंथ 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव लेंथ है, ये है, ये हो गया वेव नंबर। वेव नंबर वेव लेंथ का उल्टा है। अब बात आती है कि जो रीजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से रीजन में क्या क्या पढ़ा जा सकता है, क्यों पढ़ते हैं। अगर हमें, जैसे आप जानते हैं कॉपर सल्फेट, नीला थोथा जिसको कहते हैं, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ब्लू विट्रॉल, जो नीला थोथा है, जो ब्लू विट्रॉल है, वो नीला क्यों है, ये कैसे पता चला। वो पता चला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, कि इसने जब यूवी रेस या जो विजुअल रीजन है उसको जब उसने अवशोषित किया तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए। एक्साइट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे कलर आया है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर पता करने हैं तो यूवी विजुअल रीजन का प्रयोग करते हैं। किसी के अंदर बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा, वाइब्रेशन। माइक्रोवेव के अंदर रोटेशनल, एक्सरेज के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर हमें ये पढ़ना है कि इसका बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा तो स्टडी हमें करनी पड़ेगी एक्सरेज से। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, आपने MRI सुनी होगी, पूरे शरीर की कराई जाती है, पेशेंट के लिए कराते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, मशीन में आदमी को पूरा डाल दिया जाता है, रेडियो वेव पास करी जाती है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं एक्चुअल में, NMR जैसे अब उन्होंने पढ़ा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अभी तक हम पढ़ते थे कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन रेडियो वेव डालने के बाद पता चल रहा है कि कोई न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। केवल ऐसा नहीं है, केवल ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है।
न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, तो उसमें पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ आइडिया लगा कि अगर किसी की बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़नी है तो एक्सरेज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कलर पढ़ने हैं तो यूवी विजुअलिज, वाइब्रेशन मोड हमें पता करने हैं आईआर, रोटेशनल मोशन पता करने हैं माइक्रोवेव, और वो रेडियो वेव डालने के बाद या इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है या वो कैसे करेगा, ये सब स्टडी रेडियो वेव। अब आते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। पहले इंस्ट्रूमेंटेशन समझते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते क्या है। कि आपने एक सोर्स ले लिया, अच्छा पहले तो ये समझिए कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसका एग्जाम्पल है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे पूछते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आईआर में। इन्होंने कहा कि आईआर के बारे में कौन सा कथन जो है एब्जॉर्प्शन के बारे में इनकरेक्ट है। 3 करेक्ट होंगे। उन्होंने कहा एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन CH2 मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव। अगर CS2 C डबल बॉन्ड S में एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है तो क्या ये आईआर एक्टिव होगा? जी हाँ, क्योंकि सिमेट्रिक एसिमेट्रिक 2 टाइप की हो सकती हैं, और वो कह रहा है कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, तब ये क्या आईआर एक्टिव है? ये बात सही है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ एमाइड, एमाइड का ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। The C डबल बॉन्ड O एमाइड absorbs at a higher frequency than isolated CO। ये देखिएगा, इन्होंने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कह रहा है कि जो एमाइड का CO है वो ज्यादा होता है, जबकि याद रखिए सबकी 1700 होती है, लेकिन कीटोन से जुड़ा हुआ अगर एमीन है तो 1680 रह जाती केवल, और इसकी 1705 या 1710 पे होती है। तो ये बात गलत हो गई। वो कह रहे हैं कि CO जो ग्रुप एमाइड का है एब्जॉर्प्शन वो हायर फ्रीक्वेंसी पे दिखाता है। नहीं, किस पे दिखाता है? लोअर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी पे तो कीटोन आता है। नेक्स्ट, ऑल वाइब्रेशन मोड ऑफ H2O मॉलिक्यूल आर आईआर एक्टिव। यस, क्यों? क्योंकि H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है और डायपोल मूवमेंट आएगा, आईआर एक्टिव होगा। सबको समझ आ गई बात? जिसमें होगा उसी में आ जाए। हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आईआर फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, ये बात भी सही है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल। कह रहे हैं एल्डिहाइड अकेला है, एमाइड CONH2 होता है, एसिड क्लोराइड COCl है, कार्बोक्सिलिक एस्टर COOCH3 है। बताइए, कह रहे हैं इसको सीक्वेंस में लगा दो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सर सब पे कीटोन है, और कीटोन है तो एक भी 1680 से लेके 1810 से ऊपर नहीं जाएगा। ये तो याद करना पड़ेगा। सबसे कम एमाइड की होती, सबसे कम एमाइड की है तो एमाइड सबसे पहले आएगा। एमाइड कितने पे आ गए? 2 नंबर पे। 2 नंबर सबसे पहला कौन सा है? एक ही, और किसी में है ही नहीं। चलो आगे देखो, 2 के बाद एल्डिहाइड का आता है और सबसे ज्यादा COCl का आता है, उसके बाद एनहाइड्राइड का आता है, उसके बाद एस्टर का आता है, उसके बाद कीटोन का आता है, उसके बाद एल्डिहाइड का आता है, बचे हुए के बाद एमाइड का आता है।
आईआर की वैल्यू, जो आईआर के क्वेश्चन बता रहे हैं टॉपिक, वो ऊपर से जा रहे हैं क्या? बात करने वाला है प्रॉब्लम, समय भी कम। हाँ, वैल्यू जो याद करने वाली है वो चीज कर रही ना? जी यस सर। वो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आप पुराना उठा के देखिए, इनमें देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड रखा, 5 मेंबर रिंग रखी, तो सबकी वैल्यू ही रखी, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। 5 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 2 थ्योरी वाले ठीक है होंगे। इसे यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट एफ अपॉन म्यू। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो आईआर, जिसका डायपोल मूवमेंट चेंज नहीं होगा। H2 है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, H2 का नहीं होगा, आईआर एक्टिव नहीं होगा। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव होते हैं। CO2 सर। CO2 में बताया था 4 होती हैं। C डबल बॉन्ड O में ऐसे हो सकता है कि ऑक्सीजन यहाँ खींचे, ऑक्सीजन यहाँ खींचे। हो सकता है कि ऑक्सीजन हल्का सा डिस्टर्ब हो ऐसे, तो फिर 0 नहीं आएगा इसलिए। CO2 का तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है ना? हाँ, हमें लगता है ऐसा, लेकिन हर तरीके से नहीं होता। मतलब एक मॉलिक्यूल जो है 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जब वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट, तो एब्जॉर्ब करने के बाद वाइब्रेशन कर सकता है। वाइब्रेशन कर जाएगा तो वो आईआर एक्टिव होगा। ठीक है। रीजन क्या है? उसका परमानेंट डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है। बात ही है। कल संडे, कल सुबह आप लोगों को टाइम है क्या? ठीक है सर, जिसमें लाइमन बामन और वो बाकी की सीरीज जो पढ़ते हैं उनके जो स्पेक्ट्रम बनते हैं वो इमिशन स्पेक्ट्रम के हैं, और यूवी और आईआर एब्जॉर्प्शन के पार्ट हैं। यूवी आईआर एनएमआर। यहाँ आपने क्या किया, एक आईआर का सोर्स रखा और आपने यहाँ एक मिरर लगा दिया। जब आईआर सोर्स से स्प्लिट करके जैसे ही डाली तो मिरर से टकरा के वापस ही एक आपने रखा रेफरेंस और एक में रखा आपने सैंपल। एब्जॉर्प्शन बताएगा, देखिएगा यहाँ हमने रेफरेंस में एक ऐसा लिक्विड ले लिया जो 100% जो आपने आईआर डाला है उसको निकलने देगा। ठीक है, फिर दूसरा हमने सैंपल डाला। अब आपकी जो 100% जो लाइट जा रही थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो कुछ भाग ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो ग्राफ बनाएंगे आईआर में, जब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, तो यहाँ क्या होता है, ट्रांसमिटेंस होती है, ट्रांसमिट करना, निर्गत होने वाली, और नीचे है एब्जॉर्बेंस। अब ये 100% निकलती जा रही तो ग्राफ सीधा जा रहा अपन का, लेकिन जब सैंपल से हमने आईआर डाला तो यहाँ क्या हमने लिख रखे, वेव नंबर नीचे, या वेव लेंथ लिख लीजिए, है ना, या न्यू बार लिख लीजिए सेंटीमीटर इनवर्स में, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, वेव नंबर लिख लिया हमने नीचे। अब ये सैंपल से जा रही थी वो तो ग्राफ चला गया सीधा। जब आपने रेफरेंस से सीधा गया तो आपने डाला सैंपल में, सैंपल ने क्या किया, कुछ जगह तो उसने एब्जॉर्प्शन दिखाया, कुछ जगह एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाया, ग्राफ चला गया सीधा। ये बात समझ में आई क्या हुआ, कि जो आपने आईआर सोर्स से लाइट डाली, सैंपल ने वो कुछ एब्जॉर्ब कर ली। अब जो उसने एब्जॉर्ब करी वो हमने डिटेक्टर पे क्या डिटेक्ट किया कि जब ग्राफ बना तो उसने कुछ एक अपनी पर्टिकुलर जो वेवलेंथ थी या वेव नंबर था, उसी पे उसने एब्जॉर्प्शन दिखाया।
जैसे 3300 पे एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो 3100 3000 पे बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हुआ, फिर वो जाके 2700 पे एब्जॉर्ब हुआ, फिर बाद में जाके 2700 पे 1700 पे एब्जॉर्ब हुआ, और बीच में उसने लाइट को जाने दिया, मतलब कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। कुछ आइडिया लगा कि ग्राफ कैसे बनता है? जिसको भी नहीं समझ में आया वो बताएं। आवाज आ रही मेरी? यस सर। यही तो है कि अगर जो मतलब उसने जो हमने आईआर डाला वो जो मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, उसका नहीं बनेगा, जो नहीं करा उसका बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, आप केवल इतना समझिए, जैसे हमने टोटल आईआर डाली, कितनी थी? यस सर। 2500 से लेके 25,000 के बीच में, ठीक। अब जब हमने ग्राफ देखा तो इसने क्या किया कि जब ग्राफ आएगा तो पता चलेगा, जैसे अपने ईसीजी कराने जाते हार्ट की, तो वहां पता चलता है कि हार्ट बीट ज्यादा है कि कम है। ऐसे ही यहाँ से देखा गया, जब हमने ग्राफ बनाया 2500 से लेके 3-3,500 तक, तो वहां पर उसने तीन अलग अलग जगह पे एब्जॉर्प्शन दिखाया, 3 अलग अलग वैल्यू है। ये अभी आपको कुछ नहीं करना, बस इतना समझना है कि टोटल जो हमने डाली थी 2500 से लेके मान लीजिए 3500 के बीच में ही उसने एब्जॉर्प्शन दिखाया, बाकी की लाइट को जाने दिया। ठीक सर, इतना यहां तक हो गया जी। इससे हुआ क्या, इसने यही क्यों एब्जॉर्ब किया? बात ये थी कि बीच में क्यों जाने दिया, पर्टिकुलर वैल्यू पे ही एब्जॉर्ब किया, तो कुछ लफड़ा रहा होगा वहां, तो वही वाली बात समझनी, वो अभी बताएंगे क्या है। द मेन पार्ट ऑफ आईआर में क्या क्या आपने एक रेडिएशन सोर्स यूज किया था, सैंपल सेल यूज करी थी, सैंपलिंग ऑफ सब्सटेंस, वो सर इसी में हो गया, दूसरा रेफरेंस हो गया, मोनोक्रोमेटर हो गया जो एक वर्णी प्रकाश को जाने देगा, डिटेक्टर हो जाएगा, रिकॉर्डर हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमने देखा था कि कुछ जगह पे एब्जॉर्प्शन दिखाया, कुछ जगह एब्जॉर्प्शन नहीं था, और अब टोटल ऐसे वापस चला गया ग्राफ। तो जहां जहां पे ये आया है नीचे, वहां पे है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। यानी अब एक बात पता चल रही है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन अगर पढ़ते हैं तो क्या क्या हम उससे पता कर सकते हैं। मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक क्या है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग स्टडी करते क्या है, क्यों आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जाती है। तो पहला फंक्शन हमने आपको क्या बता दिया कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये आपको फंक्शनल ग्रुप बता देती है, ठीक है। दूसरा, ये नंबर 1 लिखते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड उसमें प्रेजेंट हैं, काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड, काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये बात पता चल जाएगी, फंक्शनल ग्रुप पता चल जाएंगे। इससे क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये बात समझ में आई कि अगर सर कहीं पे एब्जॉर्प्शन दिखाता है और ग्राफ नीचे जाता है, तो आप वहां क्या पता करेंगे कि उस कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए वहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ है। इतनी बात क्लियर है सबको? ग्राफ वाली बात अब अभी बता रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि आईआर के 3 रीजन होते हैं, वो हमें बताया था। एक तो आपका नॉर्मल रीजन हो जाएगा 2500 से लेके 25,000, नियर आईआर हो जाएगा 800 से लेके, इधर 25,000 से लेके 5 लाख के बीच में, 50 लाख के बीच में। अब बात ये आती है, ये जैसे आपके पास एक ग्राफ है, देखिए आईआर रेडिएशन को कार्बनिक यौगिक में प्रवाहित होने वाला स्पेक्ट्रम आईआर कहलाता है। ये देखो नीचे जो है ट्रांसमिटेंस लिखा है, 100% ट्रांसमिट, और नीचे वेव नंबर के बीच में दिया है।
जो जाने देगा वो तो ट्रांसमिट हो जाएगी, वहां से जो एब्जॉर्ब कर लेगा वो नीचे आ जाएगा। एक आइडिया देखने को मिल गया कि आईआर का जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे चलता है, और यूवी का जो एब्जॉर्प्शन करता है वो ऐसे चलता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। ये कहानी है दोनों। आईआर का ऊपर से नीचे चलेगा, क्योंकि ये ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर के बीच में बनता है, वहां वेवलेंथ यानी कि लैम्डा और एब्जॉर्प्शन के बीच में बनता है, इसीलिए वो नीचे से ऊपर बनता है। यहाँ पे लैम्डा, एब्जॉर्प्शन। इस क्षेत्र के रेडिएशन में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वे कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सके। केवल उतनी ही ऊर्जा होती है कि वे यौगिक में अणुओं में स्ट्रेचिंग या बेंडिंग करके वाइब्रेशन उत्पन्न कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई भी कंपाउंड आईआर उससे पास कराई जाए तो वो कुछ एक्टिविटी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, मतलब वो कंपाउंड आईआर एक्टिव है या आईआर इनएक्टिव है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि वो आईआर एक्टिव है कि आईआर इनएक्टिव है? तो एक शर्त है बस, डायपोल, क्या लिखा था, डायपोल मूवमेंट शुड बी चेंज। बस, किसी भी मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट बदलना चाहिए। जहां डायपोल मूवमेंट में चेंज हो रहा होगा वहां पे आईआर की स्टडी की जा सकती है। क्लियर है सबको बात? जहाँ पर डाइपोल चेंज हो रहा है, ये डायपोल मूवमेंट बदलता हो, ये कहिए कि डायपोल मूवमेंट जब होगा तभी तो चेंज हो सकता है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लेते, जैसे CO2 लिखा, ठीक सर, ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, ऐसे ही तो होता है डायपोल की डायरेक्शन। अगर हम मान लें कि बिल्कुल दोनों ऑक्सीजन अगर सिमेट्रिकल नहीं है, कैसे कि इन दोनों में से C डबल बॉन्ड O है लेकिन ये हल्का सा ऐसा है, आपको क्या लगता है कि डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा क्या यहाँ पे? यहाँ नहीं होगा ना? नहीं होगा सर। लेकिन यहाँ लीनियर है, डायपोल मूवमेंट 0 होने की चांसेस हैं। हाँ जी, हाँ तो या 0 नहीं है। है? तो कहीं ना कहीं बदल सकता है। ये तो C डबल बॉन्ड से O है, हो सकता है कि दोनों ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है कि दोनों ऑक्सीजन नीचे की तरफ आए, हो सकता है कि एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जाए, एक ऑक्सीजन नीचे की तरफ जाए। जुड़ा तो कार्बन से ही है। एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, जहां ये कंडीशन बनेगी वहां डायपोल मूवमेंट चेंज होता हुआ नजर आएगा और वहां पे आईआर स्टडी की जाएगी। अभी आपने रीजन में देखा, सबसे पहले कॉस्मिक गामा रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजुअल, आईआर। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर एनर्जी, फिर एनर्जी, फिर एनर्जी, ऐसी बात चल रही है इधर एनर्जी। इनकी अगर बात करें तो यूवी और विजुअल में एनर्जी ज्यादा है, आईआर की कम है। आईआर की वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन एनर्जी कम है। तो यही कह रहे हैं कि आईआर रेडिएशन में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वे कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सके, लेकिन इनमें इतनी ऊर्जा होती है कि वे यौगिक में अणु में उपस्थित जो बंध है उनको स्ट्रेच कर सके या उनको बेंड कर सके, इतना होता है। जी सर। अब ये स्ट्रेच और बेंड क्या है? देखिए ये क्या होता है, तनन। इसको हिंदी में कहते हैं बंकन। तनन और बंकन, तरीका देखिए। जैसे स्ट्रेचिंग कब बोलेंगे?
इस प्रकार के कंपन में डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में, पहले तो ये कंपन जो है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में होता है, इनमें दो परमाणुओं के बीच की दूरी घटती या बढ़ती रहती है। कैसे? देयर इज चेंज इन बॉन्ड लेंथ बट नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, यानी कि यहां इस कार्बन से बंधे हुए दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो एंगल है वो फिक्स है। तो देयर इज चेंज इन बॉन्ड लेंथ बट नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेच माने तनना, तनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा छोड़ देंगे वापस आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा छोड़ देंगे वापस आएगा। अब होता क्या है एक्चुअल में कि अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों मॉलिक्यूल एक साथ बाहर की तरफ जा रहे हैं, एक बार दोनों मॉलिक्यूल एक साथ अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो उसको आप बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ये दो टाइप की, एक सिमेट्रिकल एक एसिमेट्रिकल। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब एक ऊपर को जाए लेकिन एक नीचे को भागे, यानी ये एक तो नीचे की तरफ जा रहा है एक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन। जी, सिमेट्रिकल में सर दोनों एक तरफ ही जाएंगे। ऐसे आप मान के चलिए जैसे H2O, ठीक सर, H2O में दो H एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है बीचों बीच, दो हाइड्रोजन आपके हाथ में, दोनों H को ऊपर पकड़ के आपने ऊपर की तरफ खींचा और दोनों को छोड़ दिया, फिर दोनों पकड़ा दोनों खींच, तो दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं, इसको कह रहे हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेच। एक आपने छोड़ दिया एक खींच लिया, अगर आप एक छोड़ रहे एक खींच रहे तो एक कम ज्यादा होगा, अनसिमेट्रिकल। स्ट्रेच क्यों बोला गया तनन को? क्योंकि खींचा गया है। तरीका क्या था? देयर इज चेंज इन बॉन्ड लेंथ बट नॉट चेंज इन बॉन्ड एंगल। दूसरे टाइप का आता है वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल हिल रहा है सर, कब? जब उसने 2500 से लेकर 25,000 के बीच की इस नैनोमीटर की वेवलेंथ को जब उसने एब्जॉर्व किया, तो एब्जॉर्व करने के बाद उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर स्ट्रेचिंग हो रही है, उसके अंदर बेंडिंग हो रही है। तो वही चीज बता रहे हैं कि अगर बेंडिंग होती है तो चार तरीके से हो सकती है। तो देयर इज चेंज इन बॉन्ड एंगल बट नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। उन दोनों में क्या डिफरेंस था कि बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, लेंथ चेंज हो जाती है। यहाँ लेंथ चेंज नहीं होती है, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। बड़ा आसान है। पहला है सीजरिंग। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जैसे H2O हुआ आपका, एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के पास आए और दोनों एक साथ दूर जाएं। नाम क्यों दिया गया सीजरिंग? जैसे कैंची होती है, पीछे से हत्था पकड़ के चलाइएगा तो दोनों पॉइंट क्या करेंगे? आके मिलेंगे, आके फिर दूर चले जाएंगे, फिर मिलेंगे आके, फिर दूर चले जाएंगे। एक साथ पास आते हैं, एक साथ बाहर जाते हैं। लेकिन ये कहानी कहाँ चलती है? प्लेन के अंदर ही चलती है, इन प्लेन। जिस प्लेनरिटी को आपने माना है, जिसमें रखे उसी में रखें। दूसरा है आउट ऑफ प्लेन। अच्छा, इसमें बता दिया पहला सीजरिंग, दूसरा है रॉकिंग। ये रॉकिंग क्या है? क्या बोला गया है? इसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। कभी आपने अरिजीत सिंह के या किसी भी बड़े गायक के लाइव कॉन्सर्ट में आप देखिएगा, वो स्टेज पर खड़े होकर गा रहे हैं और नीचे की जनता मोबाइल जला के झूम रही है, कभी एक तरफ को लुट जाती है, कभी दूसरे तरफ को लुट जाती है। बिल्कुल सेम कहानी है, दोनों मॉलिक्यूल इस तरफ को जा रहे हैं या दोनों एक साथ इधर की तरफ जा रहे हैं, रॉक कर रहे हैं, इसको कहते हैं रॉकिंग। तो दो टाइप की पढ़ ली, सीजरिंग एंड रॉकिंग, दोनों प्लेन में ही होते हैं। सीजरिंग में क्या है? दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों एक साथ बाहर जाते हैं। रॉकिंग में क्या होता है? दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल फिक्स है,
जाएंगे तो पूरा ही खिसकेगा इधर, यानी ये वाला भी इतना जाएगा, इतना भी ये वाला जाएगा, ये वाला इतना जाएगा, ये वाला भी इतना जाएगा। अब आती है बैगिंग एंड ट्विस्टिंग। अब बैगिंग में क्या होता है, ये आउट ऑफ प्लेन है, जैसे आपको बताया जाए कि जैसे अभी ये बराबर पे है, 1 मिनट के लिए मान लेंगे बराबर, एक आपने खींचा आगे की तरफ, एक खींचा पीछे की तरफ, फिर क्या किया, इन दोनों में एक को खींचा पीछे की तरफ, इसको खींचा आगे की तरफ। समझ में आ रहे हैं क्या कर रहे हैं? जैसे आप पार्क में जाते हैं तो एक झूला होता है जिसमें 2 हैंडल लगे होते हैं, नीचे पैरदान लगे, दोनों पैरदान पे आपने पैर रख लिए और हैंडल को पकड़ के आप चलाएंगे, एक हैंडल को आप अपनी तरफ को ले आएंगे तो जो पैर है वो नीचे की तरफ आएगा, दूसरा वाला बाहर की तरफ जाएगा, तो एक अंदर की तरफ जाएगा, एक बाहर की तरफ जाएगा, एक अंदर की तरफ जाएगा, एक बाहर की तरफ जाएगा। क्या समझ में आया क्या हो रहा है? इसको क्या बोलते हैं सर? वेगिंग इसको में बोल, यस, दोनों बाहर एक जाते हैं। हाँ, दोनों बाहर की ओर, दो इसमें ये दोनों अंदर की ओर, हाँ। और दूसरा ट्विस्टिंग होता है, एक